दोस्तों गुड इवनिंग। होप कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे चीज़ों को और नोट मेकिंग भी साथ साथ चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने पॉवर्टी का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि उत्तराखंड की दृष्टि से, उत्तराखंड के जीएस पेपर के हिसाब से, जीएस 6 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये जीएस 3 में भी कवर होता है, बट यहाँ पे हम उत्तराखंड स्पेसिफिक की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पॉवर्टी जैसा टॉपिक है, अगर जीएस 6 में आता है तो ये कहीं ना कहीं जीएस 3 से लिंक्ड है हमारा, राइट। जीएस 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसमें आप डेफिनेशन के बजाय प्रेफर करना कि कोई डाटा हो जो आपके पास, वो डाटा लिखा जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डाटा से स्टार्ट करेंगे। जब भी पॉवर्टी का कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली डाटा लिखेंगे कि भाई जो उत्तराखंड में जो रिसेंट डाटा आया है उसमें क्या लिखा है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उत्तराखंड में, वो 2015-16 में 17% थी, जो कि घटकर अब 2019-20 में कितनी हो गई है, 9.68। और ये डाटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि 2023 में रिलीज हुआ था उसका। तो ये ऑथेंटिक जो सोर्स होते हैं वो आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई डाटा लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लिखेंगे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पॉवर्टी से रिलेटेड या फिर कुछ भी आएगा, तो आप कोई डाटा मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे नेसेसरी लगे आपको। तो यहाँ पे डाटा लिखने के बाद अब आता है कि कॉजेज़ क्या क्या हैं हमारे उत्तराखंड में पॉवर्टी के, राइट। तो पॉवर्टी में सबसे बड़ा कॉज क्या होता है हमारा कि जो जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी, काफ़ी ज़्यादा हार्श जोग्राफी है, टोपोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा हिली है और हार्श जोग्राफी है। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे हिल्स के एरियाज़ में पहुँच नहीं पाते हैं और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप नहीं हो पाती। तो वही ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं पहला। तो दूसरा है हमारी एग्रीकल्चरल लिमिटेशंस, तो वही टोपोलॉजी का फैक्टर आता है। टोपोलॉजी इतनी ऊबड़-खाबड़ है, इतने ज़्यादा हिल्स हैं, इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं कि जो एक प्लेन, जो एक एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए होता है प्रॉपर, वो नहीं मिल पाता है और फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है लैंड की। इससे क्या होता है कि हमारे पास स्मॉल स्केल में फार्मिंग होती है, इरिगेशन जो एवेन्यूज़ होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और क्या होता है कि अगर सोचो ऐसे कि अलग 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 जगह पे हमारे खेत होंगे, तो जो मीन्स फार्म मैकेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। मैकेनाइजेशन मीन्स कि यूज़ ऑफ डिफरेंट टूल्स और मशीन्स, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर वगैरह यूज़ भी नहीं कर पाएंगे हम, तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी पे वो इफेक्ट डालेगा, राइट। इसके बाद होता है कि माइग्रेशन हो रहा है और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, तो उससे भी हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो रोज़गार था, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। और इसी कारण हमारे यहाँ पे, हमारे जो वैसे इलाके हैं जहाँ पे माइग्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि यहाँ पे पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि हमें पॉवर्टी की बात आई और हम इंडस्ट्रीज़ का मेंशन ना करें तो ये कैसे हो सकता है, राइट। तो हमें यही बताना पड़ेगा कि भाई जो हमारा हमारे जो हिली उत्तराखंड है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। वही रीज़न वही है कि ज्योग्राफी ऐसी है हमारे पास, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं। तो हमें ये लिखना है कि वीक इंडस्ट्रियल बेस है हिल एरियाज़ में, और जो कंसंट्रेशन है इंडस्ट्रीज़ का वो हमारे मेनली प्लेन्स में है, ठीक है। इसके बाद आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, तो वहीं की रोड्स वगैरह काफ़ी कम है। अभी भी आप चले जाएँगे दूर दराज के इलाकों में, जैसे कि नेलांग वैली में और उत्तरकाशी की किसी रिमोट जगह पर, तो वहाँ पे अभी भी रोड का अभाव है, राइट। रोड्स नहीं है, तो इसलिए डेवलपमेंट भी वहाँ तक पहुँचा नहीं है अभी तक। फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि वुमेन में अनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। फिर टाइम पर उपचार नहीं मिलता लोगों को, तो फिर वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। एजुकेशन काफ़ी कम है, क्योंकि चीज़ें उस हिसाब से नहीं है वहाँ पे जैसी होनी चाहिए। तो ये भी एक इश्यू है। फिर उसके बाद सोशल और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ आ जाती है हमारी, कि लैंडलेसनेस है लोगों के पास, और क्रेडिट के उतना एक्सेस नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं है उस हिसाब से। जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ की उतना डेवलपमेंट नहीं है हमारे हिल्स एरियाज़ में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज बन जाता है हमारी पॉवर्टी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कि पॉवर्टी के इम्पैक्ट क्या क्या हैं। तो इसको हम जब भी इम्पैक्ट्स पूछे जाएँ आपसे किसी भी चीज़ में, तो आप ऐसा करेंगे कि उसको ऐसे फ्रेमवर्क में डालेंगे जैसे कि इसमें सोशल इम्पैक्ट्स होंगे, अब हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होंगे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूप से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम पॉवर्टी की बात करेंगे, इम्पैक्ट की बात करेंगे पॉवर्टी की उत्तराखंड में, तो हम इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि लोअर इनकम लेवल से, जिससे कि परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो जाती है लोगों की, ठीक है। फिर लोकल उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाते हैं, सॉरी, ये आजकल दिवाली के चक्करों में काफ़ी ज़्यादा बम पटाखे फूट रहे हैं,
तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इसके बाद है हमारा सोशल इम्पैक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट्स में क्या है कि बताया था जैसे हमने कि इसके सबसे ज़्यादा मार वुमेन झेलती हैं और SC STs हैं वो झेलते हैं हमारे उत्तराखंड। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो क्या होता है कि जैसे जो आदमी पुअर होगा, मान लो उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होंगे, उसके पास और भी जो मीन्स हाई वैल्यू हाई प्रोडक्टिविटी सीड्स हैं वो नहीं मिलेगी उसके पास, और भी चीज़ें हैं जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह उसका यूज़ नहीं कर पाएगा वो। तो इससे क्या होगा कि फार्म की प्रोडक्टिविटी घटेगी, राइट। प्रोडक्टिविटी घटेगी तो फिर फार्म अबंडनमेंट चालू होगा, क्योंकि लोग को सोचेगा कि इसमें इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा जब मेरे को इतना प्रोड्यूस मिल रहा ही नहीं है। तो फिर इससे क्या होता है कि हमारा माइग्रेशन भी इंक्रीज़ होता है। माइग्रेशन इंक्रीज़ होते ही फिर हमारा फिर से जो एग्रीकल्चर लैंड होता है बचा कुचा वो भी बंजर होता जाता है। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाता है, राइट। इसके बाद क्या होता है कि जो फैलो लैंड होता है, मीन्स कि जो खाली लैंड होता है वहाँ पर फिर जंगली जानवरों का आगमन होता है, और इससे फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स में जैसे बताया कि अगर लोग पोवर होंगे तो खाना पीने का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और लाइफस्टाइल है जो भी है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेंगी उत्तराखंड में। और आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये जो जनरल पॉइंट्स हैं सब लिखेंगे, बट इसमें आपको जो एग्जांपल्स हैं वो उत्तराखंड स्पेसिफिक डालने ही डालने हैं, ताकि आपका आंसर स्टैंड आउट हो बाकी लोगों से, राइट। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट देख लिया हमने कॉसेस देख लिए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सब चीज़ों के लिए कर क्या रही है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आता है भाई तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो इसको हम 3 उसमें डिवाइड करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या करे गए हैं, और स्किल एनहेंसमेंट के लिए क्या क्या करे गए हैं, और फिर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट द्वारा, राइट। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पलायन रोकथाम योजना है, ठीक है। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना थी वो भी है, राइट। इसके बाद आता है हमारा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। तो इसमें क्या है कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाएगी लोगों को, ठीक है। जो रूरल पॉपुलेशन है उसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाएगी ताकि वो अपना इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर कर सकें। इसके बाद आता है महिलाओं के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। महिलाएं मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, इससे वुमेन को भी जो बिज़नेस करने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो भी अपने लिए कुछ लिवलीहुड अर्न्स कर सकें, राइट। इसके बाद सोलर स्वरोजगार योजना, ये भी है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम गवर्नमेंट द्वारा, राइट। इसके बाद आता है कि स्किल एनहेंसमेंट के लिए क्या किया गया है। तो इसमें जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है उसके अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना को चलाया जा रहा है, ताकि वहाँ के स्किल्स जो लोग मीन्स यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराई जा सके। इसके बाद है कौशल विकास योजना, और उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, यूके स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं, ये भी आ जाएगा इसमें स्किल एनहेंसमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मेंशन करेंगे जब भी आंसर लिखेंगे स्किल एनहेंसमेंट पे, राइट। इसके बाद आता है हमारा जो टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो वही इसमें टूरिज्म में तो हमें दो स्कीम्स याद रखनी है, जैसे कि एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गया, एक दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो गया। इसमें होम स्टेज वगैरह का प्रावधान है, सिखाने लोगों को कैसे बताना, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग देना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो ये तो एवरग्रीन स्कीम है हमारे उधर की, और ये चीज़ हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टूरिज्म से लेके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके, तो हमें ये चीज़ भी मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो CM बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बॉर्डर के विलेजेस हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। लिवलीहुड ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो ये सीमावर्ती गांव हैं इनका भी डेवलपमेंट करा जाए, तो इसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आप और भी तो चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फिर केदारनाथ रोपवे वगैरह हो गया। तो यही चीज़ें हैं कि जिससे फिर टूरिज्म बढ़ेगा और फिर वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा समृद्ध होंगे इकोनॉमिकली, राइट। तो ये चीज़ है, ये था हमारा पॉवर्टी का टॉपिक उत्तराखंड के लिए, और इसको आप
2-3 बार पढ़िए और आपका जो टॉपिक है वो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पॉवर्टी रिलेटेड उत्तराखंड में वो इससे एड्रेस हो जाएंगे। तो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। एंड आंसर राइटिंग फिर से एम्फसाइज़ करूँगा कि भाई करते रहिए, उसका कोई तोड़ नहीं है, निचोड़ नहीं है, राइट। ओके फिर।